हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम दोबारा हाजिर हैं यहाँ पे और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है रेस्पिरेशन। हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम क्लास 10th। इसमें कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस विच आर वेरी वेरी नेसेसरी टू सस्टेन आर लाइफ। वैसे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं जो हमारी लाइफ को बनाए रखने के लिए, हमें ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसके पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा, डाइजेशन के बारे में हमने बात की, जो कि बहुत ही इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है हमारे लिए, जिसके बिना हम अपनी लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो डाइजेशन में एक्चुअली हमने क्या देखा, क्या हो रहा था हमारी बॉडी के अंदर, कौन सा प्रोसेस हो रहा था। वी वर टेकिंग द फूड, फूड इनटेक हमने देखा, और उसके बाद जो भी फूड हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है उसको हम सिंपलर पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। वी आर ब्रेकिंग द फूड इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। वैसे फॉर्म्स जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए, वैसे फॉर्म्स में हम फूड को तोड़ रहे हैं। वी आर ब्रेकिंग द फूड इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यही मेन काम था डाइजेशन में, हमने यही देखा था। ठीक है। सो ये बोलने में जितना सिंपल लग रहा है, एक्चुअली आपने देखा था उस प्रोसेस में हमारी बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे, क्या क्या ऑर्गन्स क्या क्या चीज़ें सिक्रीट कर रहे थे। सो उन सब की हेल्प से एक साथ ही ओवरऑल डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा था। चलो यहाँ तक हमने तो भाई समझ लिया कि हमने फूड इनटेक किया है, बॉडी के अंदर वो फूड गया, हमारे स्टमक में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और बहुत सारी चीज़ों की मिक्सिंग हुई। फाइनली जो हमने फूड को था स्मॉल पार्ट्स में तोड़ लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमने जो भी खाना खाया वो हमारी बॉडी के अंदर जा चुका है, सिंपलर फॉर्म्स में टूट चुका है। क्या काम यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारी बॉडी का? क्या अब इसके अलावा हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है? आप एक बार सोच के देखो। एक्चुअली अभी फूड केवल स्मॉल और सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, टूटा है, लेकिन फूड से हमें चाहिए क्या? हमने किस पर्पज से फूड लिया था? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। हम फूड इसीलिए ले रहे हैं ना, ताकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले, एनर्जी मिले। अगर फूड से न्यूट्रिशन ही ना मिले तो फूड किस काम का? हम खाते जाएंगे और बॉडी हमारी कमजोरी रहेगी। फिर ऐसा फूड, ऐसा डाइजेशन लेके हम क्या करेंगे? सो हियर कम्स द रोल ऑफ रिस्पिरेशन। अब रिस्पिरेशन यहीं पे काम आता है, क्योंकि देखो रिस्पिरेशन में एक्चुअली हो क्या रहा है। रिस्पिरेशन इज बेसिकली द प्रोसेस by which a living being utilizes the food to get energy. फूड से हमें एनर्जी चाहिए। सो रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस विच इज गिविंग यू एनर्जी फ्रॉम द फूड विच यू हैव टेकन। सो दिस इज वेरी वेरी इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि बिना एनर्जी के आपका जो फूड है वो किसी यूज का नहीं है, किसी काम का नहीं है। अब कुछ लोग क्या है, रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कंफ्यूज होते हैं। कोई आपसे पूछे रिस्पिरेशन क्या है, तो हम कहेंगे इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन, जो हम ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं हम और सांस छोड़ते हैं। कुछ लोग केवल उतने को रिस्पिरेशन मानते हैं। सो दैट इज नॉट ओनली रिस्पिरेशन, वो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है आपकी। ब्रीद करते हो आप, सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, दैट इज ओनली वन स्टेप इन रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन जो आपकी कंप्लीट प्रोसेस है उसका केवल वन स्टेप होता है ब्रीदिंग। आप कह सकते हो फर्स्ट स्टेप होता है ब्रीदिंग, जिसमें हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। उसके बाद आगे क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं वो मैं आपको अभी धीरे धीरे करके बताने वाली हूँ। सो डेफिनेशन हमने देख लिया, रिस्पिरेशन इज बेसिकली द प्रोसेस by which a living being utilizes the food to get energy। ठीक है, रिस्पिरेशन वैसा प्रोसेस है जिससे लिविंग बींग्स को एनर्जी मिलती है उनके फूड से। रिस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन reaction in which carbohydrate is oxidized to produce energy। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। ठीक है। सो ऑक्सीडेशन में एक्चुअली क्या होता है, आप ऑक्सीजन लेते हो एंड यू लूज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लूज करते हैं एंड ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं। वी टेक द ऑक्सीजन एंड वी लूज द हाइड्रोजन। सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब यहाँ आप पूछोगे कि मैम कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आ गया? ये प्रोसेस रिस्पिरेशन का आप किसके बाद पढ़े हो? डाइजेशन के बाद पढ़े हो। डाइजेशन में आपने देखा था ना कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे उनको तोड़ के आप क्या बना रहे थे, सिंपलर मॉलिक्यूल्स बना रहे थे। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आया? जो खाना हमने खाया है उसमें कार्बोहाइड्रेट आपके प्रेजेंट था। सो कार्बोहाइड्रेट को आप ऑक्सीडाइज करोगे। किस लिए कर रहे हैं हम ऑक्सीडाइज?
टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो और हमारी बॉडी को मिल सके। अब ये रिस्पिरेशन होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रिस्पिरेशन। ये रिस्पिरेशन आपका हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दिस इज द साइट ऑफ रिस्पिरेशन एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में रिलीज होते हैं? डायरेक्टली एनर्जी तो आती नहीं ना, वो एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, दैट इज एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म भी आपको देखना है, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, इसी फॉर्म में हमारी एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। और कहाँ स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस हो रहा है, सो ऑब्वियसली एटीपी जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर होते हैं एंड दे आर रिलीज्ड एज पर नीड। जैसे जैसे आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, हम थोड़ा फ्यूचर का भी देख के चलेंगे ना, फटाफट से खत्म थोड़ी करेंगे कि अभी जो भी बनाया खा पी के खत्म कर दिया, बाद के बारे में हमने सोचा नहीं। सो जो भी आपके एनर्जी मॉलिक्यूल्स दैट आर एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर लेते हैं। अगर कुछ एटीपी की जरूरत उसी समय आपको रिस्पिरेशन प्रोसेस में है तो कुछ मॉलिक्यूल्स उसी समय यूज हो जाएंगे, अदरवाइज ऑल द अदर मॉलिक्यूल्स विल बी स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दे विल बी रिलीज्ड व्हेन योर बॉडी विल बी नीडिंग एनर्जी। जब भी आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी उस समय जो ये एटीपी हैं वो धीरे धीरे करके रिलीज किए जाएंगे। तो ठीक है, चलो रिस्पिरेशन हमने देख तो लिया। अभी कॉमन सी चीज मुझे बताओ, रिस्पिरेशन हम ह्यूमन बीइंग्स में तो पढ़ रहे हैं, इसके स्टेप्स देख रहे हैं, मैकेनिज्म देख रहे हैं, रिस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है क्या? या जो बाकी स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये सब रिस्पिरेशन करते हैं क्या? सोच के देखो, थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालो, अदरवाइज तो मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करने वाली ही हूँ। चलो नेक्स्ट हम आते हैं स्टेप्स ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? दिस इज द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज। जो भी आपने फूड इनटेक किया ना उसमें से कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो थे आपके वो ब्रेक होके ग्लूकोज बने। अब फर्स्ट स्टेप रिस्पिरेशन में हम क्या देख रहे हैं? ये हमने डाइजेशन में ही देखा था कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो टूट के ग्लूकोज बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपके बिगर मॉलिक्यूल्स हो गए, तो उनको तो हमें डाइजेशन में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना है। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में आपके क्या बन रहे हैं? वो कार्बोहाइड्रेट टूट टूट के क्या बना रहे हैं? वो ग्लूकोज बना रहे हैं। तो यहाँ तक हमने डाइजेशन में देखा था। अब रिस्पिरेशन में अगर हम बात करें तो जो ग्लूकोज हैं वो पायरुवेट में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, हमें सिंपल से सिंपल फॉर्म में किसी भी सब्सटेंस को चेंज कर देना है सो दैट बॉडी विल बी वेरी कंफर्टेबल इन यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम दैट सब्सटेंस। ठीक है, जितना सिंपल आप सब्सटेंस अपने बॉडी को प्रोवाइड करोगे बॉडी उतनी ज्यादा उसमें से एनर्जी आपको डिराइव करके दे पाएगी। सो सबसे पहले डाइजेशन में हमने कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ा। अब रिस्पिरेशन में हम क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ रहे हैं। जो कार्बोहाइड्रेट था आपका दैट वाज 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आपका? जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से टूट के बना है वो C6H12O6 होता है। उसमें 6 कार्बन होते हैं आपके, 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये टूट के क्या बना रहा है? पायरुवेट बना रहा है। जो आपका ग्लूकोज है दैट इज चेंजिंग इनटू पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट है ये कितना हो गया आपका? 3 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज से जो पायरुवेट बना तो हमारा 6 कार्बन कंपाउंड से हमें कैसा मिल गया? 3 कार्बन कंपाउंड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पायरुवेट में, जो कि है आपका पायरुवेट। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका रेस्पिरेशन का। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन एटम्स व्हाइल पायरुविक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ 3 कार्बन एटम्स। दैट मींस हमने ग्लूकोज को और थोड़ा सिंपल बना दिया है। अब देखो फेट ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो आपका बन रहा है उसका क्या फेट होता है, उसके साथ क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, ये चांसेस हैं होने की। फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया and the molecules formed depend on the type of respiration in a particular organism। ठीक है, पायरुवेट तक तो आपका कॉमन था, पायरुविक एसिड या इसको आप यहाँ पे पायरुवेट मान लो। ठीक है, ये पायरुवेट के बारे में ही हम एक्चुअली बात कर रहे हैं। सो ये पायरुवेट का है। अब इसका क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये हो रहा है, फॉर्मेशन इसकी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है एंड द मॉलिक्यूल्स फॉर्म डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिस्पिरेशन इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। पायरुवेट का फेट, पायरुवेट आगे चल के क्या बनाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? व्हाट टाइप ऑफ रिस्पिरेशन इज इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज टेकिंग प्लेस। ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से टाइप का रिस्पिरेशन हो रहा है।
अब भाई इसका क्या मतलब हुआ, रिस्पिरेशन के भी टाइप्स होते हैं क्या? रिस्पिरेशन तो हम अपनी बॉडी में फूड का ब्रेकिंग डाउन कर रहे हैं एनर्जी के लिए, वो हो गया। सो नहीं, आपको यहाँ रिस्पिरेशन के भी टाइप्स देखने हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म या फिर अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी भी अभी आप आगे देखोगे वो अलग अलग टाइप का रिस्पिरेशन शो करती हैं। और इसी टाइप पे डिपेंड करता है कि आपका ये जो पायरुवेट है ये क्या फॉर्म करने वाला है। फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज, दिस इज द कॉमन स्टेप। पायरोवेट तो फॉर्म होना ही होना है, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का रिस्पिरेशन हो, पायरोवेट तक तो आपका कॉमन स्टेप है। अब इसके बाद पायरोवेट का क्या होने वाला है, ये किस पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, किस टाइप का रिस्पिरेशन किसी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है ये अब उस पर डिपेंड करेगा। सो रिस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के आपके टू टाइप्स यहाँ हमें देखने को मिले, एक है आपका एरोबिक एंड द सेकेंड वन इज एनएरोबिक। देखो अब थोड़ा सा आपको नाम से यहाँ आइडिया ले लेना चाहिए। एरोबिक मीन्स जिसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दिस इज बेसिकली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वही यहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहा है, ये प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, इसी पे हमने डिवाइड कर दिया कि एरोबिक टाइप है या एनएरोबिक है। और अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये आपका एरोबिक है, और अगर ऑक्सीजन आपकी एब्सेंट है तो दिस इज एनएरोबिक। ठीक है, सो ये आपका बेस है, ऑक्सीजन जो है यही आपका बेस है जो डिसाइड कर रहा है कि एरोबिक रिस्पिरेशन है या एनएरोबिक है। अब रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स एरोबिक एनएरोबिक के बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में अभी आगे देखेंगे। अब रिस्पिरेशन में देखो, रिस्पिरेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले तो गैसेस का एक्सचेंज होता है। आपको पता है ना हम कौन सा गैस इनटेक करते हैं, जब हम सांस ले रहे हैं, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो कौन सा गैस हम ले रहे हैं, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन। लेकिन जब हम रिलीज करते हैं, जो भी कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, साइमल्टेनियसली हम इनहेल भी करते हैं, एक्सेल भी करते हैं। तो इनहेल हम कर रहे हैं ऑक्सीजन का, लेकिन एक्सेलेशन हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। सो रिस्पिरेशन में सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला जो आपका प्रोसेस जो इन्वॉल्व है वो है गैसेस एक्सचेंज। और सेकेंड है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, दैट इज सेलुलर रिस्पिरेशन। ठीक है, सो ये दो चीजें तो हमने देख ली, हमने पहले ही देख लिया कि ये चीजें तो रिस्पिरेशन में भाई होती ही होती हैं। अब अभी जो हमने देखा था एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक, यहाँ पे एक सिंपल सा आप उसका डेफिनेशन देख लो। दिस टाइप ऑफ रिस्पिरेशन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल, ये मैंने आपको बताया, बस ऑक्सीजन याद कर लेना है। अब ये अगर है तो एरोबिक हो गया, ये नहीं है तो एनारोबिक हो गया। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो एरोबिक रिस्पिरेशन में फेट हमने पढ़ा था ना, पायरुविक एसिड का या पायरुवेट का क्या फेट होता है। तो अगर आपका रिस्पिरेशन जो है वो एरोबिक है, दैट मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो पायरुविक एसिड आपका किस में चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। एरोबिक में जो आपका पायरुवेट है दैट इज गोइंग टू चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ये एरोबिक में हो रहा है। ठीक है, और अगर हम एनारोबिक में के बारे में बात करें, दिस टाइप ऑफ रिस्पिरेशन हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड पायरुविक एसिड इज आइदर कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड आपका या तो इथाइल अल्कोहल बनेगा या लैक्टिक एसिड बन जाएगा। इथाइल अल्कोहल इज यूजुअली फॉर्म्ड इन केस ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन इन माइक्रोब्स। किसमें फॉर्म होता है आपका इथाइल अल्कोहल जो है ना, वो एरोबिक रिस्पिरेशन जब माइक्रोब्स शो करते हैं, एज फॉर एग्जांपल ईस्ट या बैक्टीरिया, अगर ये सब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके एनारोबिक रिस्पिरेशन शो करते हैं तो उनमें इथाइल अल्कोहल आपका फॉर्म होता है। ठीक है, सो ये लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ईस्ट एंड बैक्टीरिया में अगर आपके एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रही है तो फाइनल प्रोडक्ट उनका क्या होगा, द फाइनल प्रोडक्ट विल बी इथाइल अल्कोहल। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन सम माइक्रोब्स एज वेल एज इन मसल सेल्स। ठीक है, तो हमने लैक्टिक एसिड भी देखा और इथाइल अल्कोहल भी। इथाइल अल्कोहल तो माइक्रोब्स में फॉर्म हो रहा है, और लैक्टिक एसिड कहाँ फॉर्म होगा, कुछ माइक्रोब्स में भी ये लैक्टिक एसिड भी फॉर्म होता है, एंड एज वेल एज इन द मसल सेल्स। मसल सेल्स में भी लैक्टिक एसिड जो है आपका वो फॉर्म होता है। अब कैसे और किस सिचुएशन में होता है ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। ठीक है, और इथाइल अल्कोहल जो आपका फॉर्म हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रोब्स के केस में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। ठीक है, सो इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन फ्रॉम द माइक्रोब्स इन द केस ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं।
चलो सो आगे देख लेते हैं, धीरे धीरे करके चीजों को समझेंगे कि चीज हमें अच्छे से समझ में आती रहेगी। अब देखो हो क्या रहा है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल था आपका, ये पायरुवेट तो बनना ही बनना है, एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, पायरुवेट तो आपका होना ही है, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। इसके अलावा अब देखो ईस्ट के केस में क्या होता है, पायरुवेट इन ईस्ट, ईस्ट में कैसी हो रही है आपकी एनएरोबिक रिस्पिरेशन हो रही है, सो दैट्स वाई लैक ऑफ O2, ऑक्सीजन यहाँ लैकिंग है, इथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी और एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी तो बेटा रिलीज होगी ही ना, क्योंकि रिस्पिरेशन प्रोसेस है, एरोबिक हो या एन एरोबिक हो, लेकिन है तो रिस्पिरेशन ही ना, एनर्जी तो देनी ही देनी है। पायरुवेट अगर मसल्स में हो रहा है, मसल्स में पायरुवेट हमारे फॉर्म हो रहा है, तो ये भी एनएरोबिक रिस्पिरेशन के केस में ही हो रहा है, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। पायरुवेट अगर माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि आपकी आइडियल कंडीशन है, माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट अगर बना हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिल रही है, तो किस में चेंज होगा, ये नॉर्मल सिचुएशन है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और एनर्जी आपकी रिलीज होगी। ठीक है, सो सिंपल चीजें हैं ये, अभी तक जो हमने डिस्कस किया इसको यहाँ पे पॉइंट वाइज करके लिखा हुआ है। द इक्वेशंस फॉर द अबव रिएक्शन कैन बी रिटन एज फॉलोज, ये सेम चीज आपको यहाँ रिएक्शन के फॉर्म में दिखाई हुई है, ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, और एनर्जी मॉलिक्यूल्स देखिए यहाँ पे आपको नंबर बताया हुआ है, अराउंड 38 से 39 एटीपीज जो हैं आपके वो रिलीज होते हैं। किसी किसी बुक में आपको 38 भी मिल सकता है देखने को, कहीं कहीं 39 भी मिल सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 38 एनर्जी मॉलिक्यूल्स आपके एटीपी के रिलीज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अगर ब्रेक डाउन हुआ चलो तब तो ठीक है, हमने देख लिया कि 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं। अगर ऑक्सीजन के बिना तो भैया तब क्या होगा, तो ऑक्सीजन के बिना अगर हो रहा है आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो टूट रहा है, देखो इसमें यहाँ फर्मेंटेशन आपका मेंशन किया हुआ है, ठीक है, फर्मेंटेशन होगा तो आपका जो ग्लूकोज है ये पायरुवेट बना, और पायरुवेट के बाद अल्कोहल और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन दिखाएगा, और पायरुविक एसिड या तो आपके इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे या फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देंगे, और किस केस में ये शो करते हैं, माइक्रोब्स। ठीक है, और लैक्टिक एसिड आपका मसल सेल में, और ये भी कुछ माइक्रोब्स में आपके शो होता है। ठीक है, सो सेम चीज अभी जो हमने पढ़ी है यहाँ रिएक्शन के फॉर्म में आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो हमारा ब्रेक डाउन होता है, ये भी वही है मोर और लेस वही जो अब तक हमने चीजें पढ़ी, लेकिन एक सिंपल और टेबुलर फॉर्म में है तो आपके लिए समझना आसान है। ग्लूकोज हमारे पास था, अभी हमने ये नहीं देखा एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है या एनारोबिक हो रहा है, ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में चेंज हो रहा है पायरुवेट में, 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो किस में चेंज हो गया, अब आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज हो चुका है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में देखने को मिलेगा, ये हमें ईस्ट में देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे तो क्या फॉर्म हो रहा है आपका, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है, अब ह्यूमन मसल सेल्स में देखो, मसल सेल्स में हम बार बार बोल रहे हैं कि आपकी लैक्टिक एसिड फॉर्म होती है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होती है, सो ऐसा क्यों होता है, कैसे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जा रही है, सो ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखो मसल्स में एक्चुअली क्या होता है, हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई वैसी चीज जो हम रेगुलरली करते नहीं है, ठीक है, आपने कोई वैसा एक्सरसाइज स्टार्ट किया जिसमें आपके मसल्स रेगुलरली यूज हो रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हो, या कुछ डंबल्स वगैरह उठा रहे हो, या कोई हैवी चीज को पुश कर रहे हो, या हैवी चीज को आपने उठाया है, कुछ इस तरह की एक्सरसाइज आप करो जिसमें आपके मसल्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आपके मसल्स के जो सेल्स हैं उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप मसल से काम ले रहे हो ना, उनकी एनर्जी को आप यूज किए जा रहे हो, तो उनको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब जब बहुत ज़्यादा एनर्जी एक साथ आपके मसल सेल्स को चाहिए और वो उनको नहीं मिल पा रही, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, नॉर्मली उन मसल सेल्स में आपके एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन जब उनको ज़्यादा कम टाइम में उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसके में वो क्या करते हैं, ज़्यादा एनर्जी लेने के लिए वो साथ साथ एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको किसी भी तरह जल्दी से एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो ऑक्सीजन अगर उतना जल्दी उन्हें बहुत ज़्यादा सफिशियंट अमाउंट में नहीं मिल पा रहा है, तो आपके मसल सेल्स ने एन एरोबिक रिस्पिरेशन भी स्टार्ट कर दी, और जब मसल्स हमारे एन एरोबिक रिस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं फॉर द एनर्जी, तो उनमें क्या फॉर्म हो जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, मसल्स में हमारे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, और उसके बाद आप देखते हो मसल्स में आपके पेन हो जाता है बहुत दिनों बाद, अगर आप
बैडमिंटन वगैरह गेम खेलते हो, काफ़ी टाइम से आपने बंद किया हुआ है, अचानक आप किसी दिन खेलने चले जाओ, फिर उस दिन आप देखना आपके हाथ वाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है मसल्स में, एक्यूमुलेट हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है वहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे आप कुछ टाइम, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रेस्ट करते हो, धीरे धीरे वो लैक्टिक एसिड जो है दोबारा वहाँ से वो खत्म हो जाता है और हमारा पेन सही हो जाता है। ठीक है। सो हैवी एक्सरसाइज के केस में ऐसा होता है कि मसल्स में हमारी लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होकर जमा हो जाता है, और ये जो डिपोजिशन है ये क्या कॉज करता है? पेन कॉज करता है। लेग मसल्स में भी हो सकता है, हैंड में भी हो सकता है, जिसको अगर आप रेस्ट कर लो तो ये आपका जो है फिर धीरे धीरे सही हो जाता है। ठीक है। सो ये किस्सा था, ये कहानी थी आपकी मसल सेल्स की। और अगर आपका जो पाइरुवेट है ये हमारा नॉर्मल सिचुएशन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर होगा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, तो क्या फॉर्म करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है। सो अभी आप देखो, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ग्लूकोज का तो हमने ब्रेक डाउन देखा ही है। अब एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हम डिफरेंस भी यहाँ 1 by 1 देख लेते हैं। हालांकि जो अभी तक जितना भी कंसेप्ट आपको समझ में आया, आप चाहो तो ध्यान लगा के अगर आप करोगे तो कुछ डिफरेंसेस तो आप क्लियरली बता दोगे। सबसे पहला कि एक में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, एक में नहीं होता है। एंड प्रोडक्ट्स भी दोनों में आप देख रहे हो अलग अलग मिलते हैं। सो यहाँ हम देखते हैं 1 by 1 क्या क्या है। एनएरोबिक में जो आपका रिएक्टेंट है वो ग्लूकोज है। ठीक है। और एरोबिक में आपके ग्लूकोज के साथ साथ किसका प्रेजेंट होना जरूरी है? ऑक्सीजन। ठीक है। ये तो क्लियर है भाई, एरोबिक है तो ऑक्सीजन तो होगा ही। कंबशन, जो कंबशन मींस होता है कि यूटिलाइजेशन, जितना आपका जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो कितना यूज हो रहा है, कितना यूटिलाइज हो रहा है। तो एनएरोबिक में आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, मतलब पूरा का पूरा ग्लूकोज यूज नहीं होता, वाइल आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट कंबशन है, पूरा ग्लूकोज जितना भी प्रेजेंट है ना वो सब यूज हो जाएगा। एनर्जी ईल्ड जो है आपकी एनर्जी मिलती है वो ऑब्वियसली एरोबिक में आपको ज़्यादा मिलती है, 36 से 38, और एनएरोबिक में आपको 2 एटीपीज मिलते हैं। प्रोडक्ट्स अब देखो क्या क्या बनते हैं, एरोबिक का क्या प्रोडक्ट है और एनारोबिक का। एनिमल्स में एनारोबिक रिस्पिरेशन के केस में आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा, और ईस्ट में आपको क्या मिलता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वाइल एरोबिक के केस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दो एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लोकेशन साइटोप्लाज्म में होता है आपका एनारोबिक, और आपका एरोबिक जो है वो साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है। स्टेजेस कौन कौन से होते हैं? ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन, ये आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं। वाइल एरोबिक रेस्पिरेशन के आपके स्टेप्स हैं ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हालांकि आपको इतना ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो अभी बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर लेके ये सब चीज़ें नहीं समझनी है। ठीक है। बस अब एक एक इसका एग्जांपल लर्न कर लो। स्टेजेस ग्लाइकोलिसिस होती है, और एरोबिक के केस में आप लर्न कर सकते हो ग्लाइकोलिसिस होता है, साथ साथ आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होता है, ये भी इसका एक स्टेज है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, पेन हमारे मसल्स में और लेग्स में क्यों होता है ये हमने देख लिया। अब देखो रिस्पिरेशन में और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स नीड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। रिस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप ही आपका ब्रीदिंग है, तो उसके लिए हमें कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको रुक रुक के या फिर कम मिलेगा तो ब्रीदिंग ही आपकी इफेक्ट हो जाएगी। सो सबसे पहला है कि आपको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलना चाहिए। एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस नीड्स टू बी रिमूव्ड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। सो रिस्पिरेशन, ब्रीदिंग की स्टेप्स, ब्रीदिंग की हेल्प से आप क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर दे रहे हो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है उसको आप बाहर निकाल रहे हो। और ये सोचो आपका एकदम कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में चल रहा है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बातें सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। सो ये स्टेप हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ये हमेशा होता ही रहता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपल्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेथड्स अलग अलग ले सकते हैं। कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो है क्या करते हैं? डिफ्यूजन से लेते हैं। डिफ्यूजन इज द मेथड विच इज यूटिलाइज्ड बाय यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, हमारे पास तो अलग अलग ऑर्गन्स हैं ब्रीदिंग के लिए, लेकिन जो स्मॉल ऑर्गन्स हैं आपके यूनिसेलुलर है वो किस मेथड से करते हैं गैसेस का एक्सचेंज? डिफ्यूजन की मदद से करते हैं। अब आप पूछोगे व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? सो डिफ्यूजन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, आप कह सकते हो, फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। गैसेस की आपकी मूवमेंट हो रही है, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट आप कह सकते हो। डिफ्यूजन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। जहां पर भी एक सब्सटेंस आपका ज्यादा है और एक जगह पे अगर आपका सब्सटेंस कम है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से
वो सब्सटेंस ऐसा कोशिश करेगा कि दोनों तरफ आपके जो है क्वांटिटी बराबर हो जाए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो सब्सटेंस है आपका वो मूव करने लगेगा। ठीक है, सो इन प्लांट्स आल्सो डिफ्यूजन इज यूटिलाइज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं क्या? जरूर करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, प्लांट्स हमसे क्यों पीछे रहेंगे। सो प्लांट्स भी आपका डिफ्यूजन की मदद से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है। प्लांट्स में जो मेन स्टेप, जो मेन प्रोसेस होता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और हम कर रहे हैं रिस्पिरेशन। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली रिस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, फूड से एनर्जी रिलीज होती है ना, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एनर्जी इज स्टोर। वो फोटोसिंथेसिस में अपना खाना बना के और एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं इन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। तो एक सबसे पहला डिफरेंस हो गया कि रिस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है और फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर हो रही है। सेकंड, आप देखो, ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर गिवन ऑफ। रिस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को हमने यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपके इस प्रोसेस में रिलीज होते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो यूज कर रहे हैं वाइल ऑक्सीजन को वो रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये दो तो आपके बहुत बेसिक से डिफरेंस हो गए। अब यहाँ देखो, रिस्पिरेशन क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक मींस बिगर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ते जाना, कैटाबोलिक, कैटाबोलिज्म है ये, मतलब स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ रहे हो, रिजल्टिंग इन द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट को पहले हमने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज को पायरुवेट बनाया, पायरुवेट को फिर हम लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड ये सब बना रहे हैं। तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एंड एनाबोलिक प्रोसेस, एनाबोलिक प्रोसेस मींस आप ज्वाइन कर रहे हो, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके एक बिगर मॉलिक्यूल बना रहे हो, रिजल्टिंग इन द बिल्डिंग अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। वहां पे वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, हम रिस्पिरेशन में तोड़ रहे हैं लेकिन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। अकर एट ऑल टाइम्स इन ऑल सेल्स, जो हमारा रिस्पिरेशन है वो हमेशा हर सब जगह होता रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। हमें क्या लेना देना क्लोरोफिल और सनलाइट से, लेकिन फोटोसिंथेसिस क्या है आपकी, उन्हीं सेल्स में होगी जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और तभी होगी जब सनलाइट हो, जब सनलाइट प्रेजेंट हो तभी आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। सो एक ये पॉइंट हो गया। और लास्ट पॉइंट क्या है, रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ ड्राई मास, और जो आपका फोटोसिंथेसिस है रिजल्ट इन गेन ऑफ ड्राई मास। रिस्पिरेशन में एक्चुअली हमारी बॉडी से कुछ मास जो है वो लूज हो रहा है, ठीक है, काफी चीजें लूज हो रही हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में वो कुछ सब्सटेंस बना रहे हैं जो उनके बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, उनकी बॉडी में जमा हो रहा है। ठीक है, सो लूज एंड गेन ऑफ ड्राई मास, ये सबसे लास्ट पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो। अब देखो होता क्या है, इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स रिस्पिरेटरी सिस्टम डज द जॉब ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में तो रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, उसमें नोज है हमारे पास, अलग से एक ऑर्गन एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए, तो उसके थ्रू हो जाता है। लेकिन अब देखो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में हम देख लेते हैं किस किस तरह से होता है। गिल्स आर द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर फिशेज। एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में अगर हम बात करें तो उनके रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, गिल्स होते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में आपके गिल्स प्रेजेंट है। फिशेस टेक इन ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर थ्रू देयर गिल्स। उनको ऑक्सीजन मिलता कहाँ है, वो वाटर में डिजॉल्व होता है, जहां वो रहते हैं, जिस पानी में रहते हैं उस पानी में ही ऑक्सीजन जो है उनका डिजॉल्व होता है, जिसको वो लेते हैं, और किसके मदद से लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स। सिंस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट, अब क्या होता है देखो, जितना हमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिल रहा है इनॉर्मस अमाउंट में, हमें कभी कमी फील नहीं होती कि ऑक्सीजन लेने के लिए नहीं है, हम जब चाहें तब ब्रीदिंग आराम से किसी भी जगह पे जाके करते हैं। लेकिन फिशेस के साथ क्या होता है कि जो आपके वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट है वो थोड़ा कम होता है, थोड़ा उसका अमाउंट जो है वो कम होता है। सो दैट्स वाई उनको ब्रीदिंग तो करनी है, तो उनके ब्रीदिंग का रेट फास्ट होता है, वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं। आपके जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है ना, उनका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पानी में थोड़ा कम अमाउंट में घुला हुआ है। ये तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात हुई। अब हम इंसेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। इंसेक्ट्स में क्या होता है, इंसेक्ट्स हैव अ सिस्टम ऑफ स्पाइरिकल्स एंड ट्रैकिया। इंसेक्ट्स में आपके स्पाइरिकल्स और ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं, विच इज यूज्ड फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन, जो उनको ऑक्सीजन लेने में हेल्प करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या करते हैं भाई, दे हैव डेवलप्ड लंग्स। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गन्स है उनके पास लंग्स होता है, वो लंग्स से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, सो ब्रीदिंग रेट इज स्लोअर। हम जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, उनके लिए ब्रीदिंग कोई बहुत बड़ी वैसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन आराम से मौजूद है, हमारे पास अवेलेबल है।
ज़्यादा अमाउंट में। सो जो हम कंफर्टेबल होकर ब्रीदिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग नहीं करते हम, लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ब्रीदिंग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा फास्ट होती है। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाई द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे अपना आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे देख लो आप अपना यहाँ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेजल पैसेज, आपकी माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, यहाँ ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, लंग, हार्ट, इन सब का क्या फंक्शन है ये अभी एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर सैक, ये सब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हमेशा होते हैं क्योंकि बायो में आपको डायग्राम्स तो पूछे ही जा सकते हैं। सो ये चीज़ें आपको अच्छे से स्टडी करनी है। ठीक है, अब देखो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में हम देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम। जो लंग्स का ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन आप पार्ट बोल सकते हो, लंग्स जो है वो मेन पार्ट होते हैं। अब ये किससे कंट्रोल होते हैं? डायफ्राम से कंट्रोल होते हैं। ये ऊपर यहाँ पे आपको ये जो दिखा था ना डायफ्राम, देखो यहाँ पे ये आपका डायफ्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है, बिल्कुल आपके लंग्स के नीचे होता है, ये हल्का सा बेंड स्ट्रक्चर होता है। डायफ्राम जो है आपके वो ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। अब कैसे कंट्रोल करते हैं भाई ब्रीदिंग को डायफ्राम हमारे? So the diaphragm is a membrane which separates the thoracic chamber from the abdominal cavity. When the diaphragm moves down, the lungs एक्सपेंड। जो डायफ्राम है आपके वो जैसे नीचे की तरफ मूव करते हैं, डायफ्राम्स आपके सपोज ऐसे हैं, अगर वो नीचे की तरफ मूव किए तो आपके लंग्स का एरिया बढ़ जाता है, आपके लंग्स जो है उनमें स्पेस ज़्यादा हो जाता है। और उस टाइम हम क्या करते हैं? हम इनहेल करते हैं। जैसे हमने इनहेल किया, सो जो आप इनहेल कर रहे हो मीन्स अपने अंदर हवा भर रहे हो, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो बड़ी हो जाती है। वहाँ पे आपके ज़्यादा अभी अमाउंट में एयर जो है वो एंटर हो चुके हैं, आपका चेस्ट थोड़ा एरिया में ज़्यादा हो गया है। एंड व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउन, और जब आपका डायफ्राम दोबारा नीचे चला जाता है तो जो चेस्ट है आपका, लंग्स जो है एक्सपेंड करते हैं और एयर आपने इनहेल कर दिया। व्हेन द डायफ्राम मूव्स अप, और जब आपका डायफ्राम ऐसे ऊपर हो जाता है तो फिर क्या होता है? द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, जो लंग्स आपके हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एयर उस समय आप क्या करते हो? एक्सेल करते हो। ठीक है, सो डायफ्राम आपका नीचे गया, चेस्ट कैविटी आपकी बड़ी हो गई, आपने इनहेल किया, डायफ्राम आपका दोबारा ऊपर हो गया, चेस्ट कैविटी आपकी श्रिंक हो गई, लंग्स आपके छोटे हो गए, श्रिंक हो गए, और उस समय आपने एक्सेल कर दिया। ठीक है, तो डायफ्राम से देखो कंट्रोल हो रहा है ना, नीचे जा रहा है आप इनहेल कर रहे हो, ऊपर जा रहा है आप एक्सेल कर रहे हो। सो इससे आपका डिपेंड कर रहा है कि आपके डायफ्राम की मूवमेंट कैसे हो रही है उस समय आप इनहेलेशन और एक्सेलेशन कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ यही चीज़ दिखाई हुई है, आपकी डायफ्राम यहाँ पे देखो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में गया, आपका डायफ्राम यहाँ नीचे झुक रहा है, तो आपका एयर जो है वो अंदर आ रहा है, यहाँ से आपका एयर मूव हो रहा है। रिफ्स मूव आउट, रिफ्स बाहर की तरफ मूव होते तभी तो आपका चेस्ट अंदर एक्सपेंड होगा, चेस्ट फैलेगा, चेस्ट कैविटी बढ़ेगी आपकी। तो यहाँ पे इनहेलेशन हो रहा है। और एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है? डायफ्राम जो है आपके वापस ऊपर चले जाते हैं, रिप्स जो हैं आपकी, जिन्होंने आपके लंग्स को कवर किया हुआ है, वो अंदर की तरफ झुक रहे हैं, जिससे आपका लंग्स जो है वो श्रिंक हो रहा है, और एयर जो है इस केस में आपका बाहर निकल रहा है, एक्सेलेशन हो रही है। सो ये इनहेलेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? एक्सेलेशन दिखाया हुआ है। सो इस तरह की आपकी स्टेप होती है। चलो अब नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता क्या है उसमें? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये दोनों हमने देख लिया। इनहेलेशन में क्या कर रहे हैं हम? थोरेसिक कैविटी को एक्सपेंड कर रहे हैं, हमारे रिब्स जो हैं वो अपवर्ड्स मूव हो रहे हैं, जबकि एक्सहेलेशन में डाउनवर्ड्स मूव हो रहे हैं और थोरेसिक कैविटी आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप। इनहेलेशन में आपका डायफ्राम फ्लैट हो गया है, एक्सहेलेशन में जो डायफ्राम है आपका डोम शेप हो जाता है। डोम शेप मीन्स हल्का सा बेंड हो जाता है। ठीक है, इनहेलेशन में वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस, ऑब्वियसली हम इनहेल कर रहे हो, अपने अंदर हवा भर रहे हो तो इंक्रीज करेगा, जबकि एक्सहेलेशन में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीजेस एंड द एयर एग्जिट्स फ्रॉम द लंग, और जो एयर है वो लंग से आपके निकल जाता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन का मेन प्रोसेस कैसे होता है अब हम उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल से हमने एयर लिया। अब आप देखते हो आपके नॉस्ट्रल्स के अंदर स्मॉल फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स। तो
ऐसा हमें लगता है कि किसी काम के नहीं है, बट एक्चुअली उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे। और कुछ म्यूकस भी प्रेजेंट होता है हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर। सो ये दोनों काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जो एयर आपने इनहेल किया, अगर उसमें किसी तरह का डस्ट पार्टिकल या कोई इम्प्योरिटी या कुछ भी है, तो ये हेयर्स के थ्रू वो गंदगी साफ हो जाती है, और जो म्यूकस है उसमें जो स्टिकी सब्सटेंसेस है वो वहां पे ही उस पर चिपक के रुक जाते हैं। सो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी जो है आपकी वो एंटर नहीं कर पाती। ठीक है। सो द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद द म्यूकस which helps in this process. From here the air passes through the throat into the lungs. अब उसके बाद जो एयर है आपकी थ्रोट से होती हुई लंग्स तक पहुंच गई। अब थ्रोट में क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, या आपके स्मॉल सिंपलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये क्यों प्रेजेंट होते हैं हमारे थ्रोट में? ताकि जो आपकी थ्रोट की लाइनिंग है वो कोलैप्स ना कर जाए, एक दूसरे से टकरा ना जाए किसी एक्टिविटी की वजह से, किसी तरह के प्रेशर की वजह से। सो उसको बचाने के लिए आपके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes. अब lungs में क्या होता है? सी एक पैसेज जो है आपका, जिससे आपकी एयर जा रही है, ये पैसेज स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, विच फाइनली टर्मिनेट इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। इस तरह से आपके जो ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं, एयर पैसेज इस तरह से चला जाता है, और ये टर्मिनेट किस तरह से होता है? इस तरह से, सिंपल बलून लाइक स्ट्रक्चर। ये बहुत एकदम इस तरह से आपके सिंपल बलून लाइक स्ट्रक्चर्स आपको अपने लंग्स में देखने को मिलते हैं। और ये क्या बोलते हैं हम इनको? ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, दे आर कॉल्ड एल्वियोलाई। इनका सिंगुलर एल्वियोलस होता है और प्लूरल में हम इनको एल्वियोलाई बोलते हैं। द एल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। अब ये बलून के फॉर्म में, मतलब बलून लाइक स्ट्रक्चर क्यों होते हैं? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स, ताकि अब आपके लंग्स में ज़्यादा एयर एक साथ आ पाए और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज़्यादा अमाउंट में हो पाए। सो इस वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? बलून लाइक होता है। द वॉल्स ऑफ द alveoli कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इनमें भरे हुए होते हैं। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स, अपने रिब्स को हम ऊपर उठाते हैं, एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्ज एज अ रिजल्ट। ठीक है। सो ये चीज़ें हमने देख ली कि डायफ्राम और चेस्ट कैविटी में किस किस तरह के चेंजेस होते हैं। Because of this, air is sucked into the lungs and filled the expanded alveoli. अब इस वजह से alveoli में जो है आपके वो एयर भर जाते हैं। The blood brings carbon dioxide from the rest of the body. अब ब्लड का क्या काम है? वो अदर जो भी आपके सेल्स टिश्यूज अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो ब्लड आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेके आपके लंग्स में आ रहा है, और आपने अपने लंग्स में क्या भरा है? ऑक्सीजन भरा है। तो जो ब्लड है वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे दे देगा, और आपके लंग्स में से वो ऑक्सीजन ले लेगा। ब्लड में हमारे एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस पिगमेंट को बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से, सो हीमोग्लोबिन भी आपका ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपके हो जाएंगे। सो द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर सैक, alveolar air is taken up by the body in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body, क्योंकि ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचना है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना है। सो ये प्रोसेस आपकी लंग्स में यहाँ पर हो जाती है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन द एयर इज टेकन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम। जब भी ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है तो हमारा लंग्स कुछ इस तरह का प्रोसीजर बना हुआ है कि हमेशा एक रेसिडुअल वॉल्यूम अपने अंदर कंटेन करता है। मीन्स सारी गैसेस का एक्सचेंज एक साथ नहीं हो जाता, कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो आपके लंग्स में स्टोर रहते हैं, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड, ताकि एक्सचेंज का टाइम मिल जाए। क्योंकि कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम है तो आपको पता है आपके लंग्स में ये एयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक साथ सारा ऑक्सीजन खत्म भी नहीं हो सकता और सारा कार्बन डाइऑक्साइड एक ही साथ रिलीज भी नहीं हो सकता। अब देखो, जब ये तो अगर हम अपने केस में बात करें, व्हेन द बॉडी साइज of the animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है बड़े ऑर्गेनिजम्स में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ये केवल इतनी आसानी से डिफ्यूजन प्रेशर से नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या है, आपका जो पिगमेंट्स होते हैं जिनके लिए जो ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी रखते हैं, वो वहाँ पे अपना रोल करते हैं। सो इसी के लिए हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स में क्या होता है, आपके हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेते हैं, और ये ब्लड जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ हीमोग्लोबिन की सहायता से आपके ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन जो गैस है वो भी आपके हर सेल के पास पहुँच जाती है। ठीक है। सो जिस भी सेल में जहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है वहाँ पे ये ब्लड जाता है और वहाँ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, which has a very high affinity for oxygen. This pigment is present in the red blood cells. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen and is hence mostly transported in dissolved form in our blood. अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा इजीली सॉल्युबल होता है आपके वाटर में एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। आई होप कंसेप्ट आपके क्लियर हुए हों। So keep on learning, keep on studying till we meet in our next video. Thanks for watching.